हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम पॉलिटी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की, जो कि लास्ट वीडियो में पूछा गया था। लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जिनका लाभ सिर्फ भारतीय नागरिक ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों की बात की जाए तो मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जिनका लाभ सिर्फ भारतीय नागरिक ही ले सकते हैं, और जो विदेशी नागरिक हैं उनको वो इन अनुच्छेदों का लाभ नहीं ले सकते। तो अनुच्छेद 15 की बात की ना, अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी भारतीय के साथ उनके धर्म, रंग, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो सरकारी नियोजन या सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, काम, व्यापार या रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो अनुच्छेद 29 के तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उन्हें अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान किया गया है। और 30 की बात किया तो अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं, उन्हें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार भी प्रदान किया गया। तो ये अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जिनका लाभ सिर्फ भारतीय नागरिक ही ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन हमारा है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से मूल अधिकारों से समाप्त किया गया है, हटाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पहले अगर मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे, मूल अधिकारों की संख्या थी 7। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 से, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1978 से 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार जो है इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया। ठीक है, और रखा गया कहाँ पर? अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, और अब संपत्ति का अधिकार जो है वो एक विधिक या कानूनी अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या हो गई है 6, पहले 7 थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को निकाल करके अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, और अब यह एक विधिक या कानूनी अधिकार है। और वर्तमान में अब मूल अधिकारों की संख्या 7 हो गई, क्योंकि पहले 7 थे, एक मूल अधिकार हटा दिया गया, निकाल दिया गया, तो मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या फिर दूसरे शब्दों में कहें जीवन का अधिकार, तो जीवन के अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के, ठीक है 19 से लेकर के 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया, और इसमें अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन के अधिकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? बलात् का अर्थ होता है जबरन, जबरदस्ती, जबरदस्ती, और श्रम का मतलब मेहनत कराने, काम कराने, मजदूरी कराने से है। तो जबरदस्ती, बलात् श्रम का जो उल्लेख है ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका अनुच्छेद 23 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। शोषण का विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, अनुच्छेद और 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं बात की जाए अगर अनुच्छेद 24 की, तो अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम, या फिर कहें जो बच्चों से 14 वर्ष या उनसे कम उम्र के जो बच्चों के साथ जो काम कराया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 जो है हमारा ये सही होगा, आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत जो है किया गया है, इसका निषेध किया गया है, छुआछूत का निषेध किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति को अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया? अभी मैंने इसका आंसर पहले बताया है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। अनुच्छेद 30,
ठीक है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं, उन्हें अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया। अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यहाँ अनुच्छेद 30 की बात हो रही है। अनुच्छेद 30 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, कई बार का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केशवानंद भारतीवाद। 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया था और इसमें, ठीक है, 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया था और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसमें उसने माना था कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूलभूत जो ढांचे हैं उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जो नागरिकता ली गई है वो आपके यूके, इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 के बीच भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है भाग 2 के तहत। तो ये हमारा भाग 2 जो है ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। मूल अधिकार वाद्य योग्य है, ये तो बिल्कुल सही है, मूल अधिकार वाद्य योग्य है। नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्वों को जो है लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकता क्योंकि ये सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष गणतंत्र है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा कथन है प्रस्तावना वाद योग्य है, ये गलत है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा। बाकी तीनों कथन जो है सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अनुच्छेद वैदेशिक मामलों से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है, जो कि वैदेशिक मामलों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आपको बताना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया, ये बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको घटा करके फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन 1976 से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये बिल्कुल सही है। अगला, 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसे मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का में जगह दिया गया। ठीक है, 21 का में मूल अधिकार बनाया गया, तो यहाँ पर ये सभी कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात नहीं हो रही, शपथ की बात हो रही है। अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो नियुक्ति जो है ये कराई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है शपथ की, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इन्हें शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शपथ है ये राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु जो है ये है 62 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये, अधिनियम की बात हो रहा है, तो अधिनियम जो है 1956 में आया है। जबकि अगर बात की जाए राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया है, तो इसका सही आंसर होगा 1953 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया है। जबकि अधिनियम की बात की जाए तो अधिनियम जो है 1956 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जिसे हम कहते हैं, तो यूजीसी की स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखिएगा, यूजीसी की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1956 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, यूजीसी की भी स्थापना हुई है और 1956 में ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आया है। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति कब आई? ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और ये वर्ष 1977 में आई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति जो है ये 1977 में आई थी और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगर बात की जाए बलवंत राय मेहता
ठीक है, बलवंत राय मेहता, BR मेहता की बात की जाए तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। जबकि अगर अशोक मेहता की बात की जाए, तो अशोक मेहता जो समिति थी इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी स्थानीय स्वशासन को किस संविधान संशोधन से लागू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन जो है ये 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1992, कहीं कहीं आपको 1993 भी देखने को मिल जाएगा। तो शहरी स्थानीय स्वशासन जो है ये 74वें संविधान संशोधन से लागू किया गया था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया था और 1993 से लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का किस भाग में उल्लेख किया गया है? अब की बार पंचायती राज व्यवस्था का पूछा जा रहा है। पिछली बार जो पूछा गया था, ठीक है, पिछली बार जो पूछा गया था वो शहरी स्थानीय स्वशासन संशोधन पूछा गया था, लेकिन अब पूछा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है ये कि भाग 9 के तहत किया गया है। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति की बात की जाए, प्रारूप समिति के प्रमुख आपको पता है, प्रारूप समिति के जो प्रमुख हैं वो BR अम्बेडकर थे। ठीक है, BR अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि प्रारूप समिति में BL मित्र की जगह, ठीक है, BL मित्र की जगह किसको प्रारूप समिति में शामिल किया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा माधव राव। ठीक है, BL मित्र की जगह माधव राव जो हैं इनको प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान की बात की जाए तो यहाँ शक्तियों का विभाजन है, बिल्कुल विभाजन है। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग है। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सर्वोच्च है, ये भी सही है। और संघीय कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर तीनों कथन जो है वो सही है। संघीय कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान पूछ रहा है, जब वास्तविक प्रधान पूछेगा तो प्रधानमंत्री ही सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता संघीय कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक ना पूछा जाता, अगर मान लीजिए वास्तविक ना पूछा जाता, आपसे ये पूछा जाता संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन है, तब आपका आंसर राष्ट्रपति हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर वास्तविक पूछ रहा है, ठीक है, जब यहाँ पर वास्तविक पूछ रहा है तो आपका आंसर प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ पर तीनों कथन जो हैं ये हमारे सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने दिन पहले महाभियोग की सूचना देना आवश्यक है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है और महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देशी रियासतों से जो है कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल किए गए थे? ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 93 सदस्य। ठीक है, 292 सदस्य जो है, ठीक है, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए गए थे और 4 सदस्य जो है ये कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे। इस तरीके से टोटल जो संविधान सभा में जो सदस्य लिए गए थे वो 389 सदस्य लिए गए थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य जो हैं वो देशी रियासतों से लिए गए थे। यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 93 सदस्य जो हैं, ठीक है, ये हमारा सही होगा। 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए गए थे, जबकि 4 सदस्य जो है कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो ये आज का सेशन था। लेकिन अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपको ये एक क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है? ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली जो होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।